हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का केमिस्ट्री लेसन नंबर 1। तो उसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े कि विद्युत विजन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पढ़े उसमें विजन किसे कहते हैं और प्रकाश विजन किसे कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या है और विस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं, उसके बारे में आज अच्छे से समझेंगे। लेकिन पिछले वीडियो में जो हम बताए उसी पे आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले उसी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब क्या बनता है और यह कौन सी अभिक्रिया है। ठीक, देखिए तो लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं, त्रिभुज मतलब गर्म कर रहे हैं, तब बनता है आपका लेड ऑक्साइड। क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बनता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन ऐसे रहता था CO2, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह यहाँ पे N है फिर O2 है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बनता है। अच्छा देखिए तो जब गर्म करते हैं तो ये टूटता है। पहले एक अभिकारक था, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट गया। तो एक अभिकारक था, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट गया, इसका मतलब क्या? वियोजन विक्रिया हुआ। लेकिन किसके कारण हुआ? ऊष्मा के कारण। किसके कारण? ऊष्मा के कारण। जब गर्म किए तब हुआ, इसका मतलब ये वियोजन अभिक्रिया है, उसमें वियोजन अभिक्रिया है। अच्छा बताइए क्या क्या बना। तो बोलेंगे जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं हम लोग तब बनता है लेड ऑक्साइड। क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है। लेड ऑक्साइड बनता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। और ये तो ऑक्सीजन गैस बनता ही है। ठीक, तो क्या बोलेंगे जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब हम लोग को बनता क्या क्या है? लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। ठीक, अगला पढ़ते हैं हम लोग ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ऊष्मशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मशोषी अभिक्रिया ठीक, ऊष्मशोषी अभिक्रिया में क्या होगा कि ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा। तो बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम लोग ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक परिभाषा और पढ़े थे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो ऊष्माक्षेपी में क्या हुआ था कि ऊष्मा मुक्त हो रहा था। क्या हो रहा था? उसमें ऊष्मा मुक्त हो रहा था, लेकिन अब की बार ऊष्मशोषी है, इसका मतलब अवशोषण होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊर्जा का अवशोषण होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऊष्मशोषी अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का या ऊर्जा का, ऊष्मा का अवशोषण होता हो, अवशोषण होता हो, उसे हम लोग ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये समीकरण दिखाते हैं आपको। फिर 2 कार्बन प्लस H2 बनता है C2H2, साथ ही साथ -53.2 किलो कैलोरी। ठीक, यहाँ पे देखिए लास्ट में माइनस लगा हुआ है। हम बताए थे आपको कि अगर लास्ट में प्लस लिख करके उष्मा का मान हुआ रहता तब उसमें उष्मा मुक्त हो रहा था, लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब उष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो यहाँ पे उष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऊष्मशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्मशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। ऊष्मशोषी का मतलब क्या होगा कि उष्मा का अवशोषण होना, उष्मा का अवशोषण होना। ठीक,
अगला पढ़ते हैं अब हम सब। अगला पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे अगला? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जैसे कौन कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील होता है और कौन कौन सा तत्व कम विक्रियाशील तत्व होता है। तो हम उसको लिखते हैं, तो आप लोग को भी याद करना है साथ ही साथ। पहला है सबसे अधिक ताकतवर जो होता है विक्रियाशील तत्व जो होता है लिथियम होता है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद लिथियम पोटेशियम, उसके बाद बेरियम, लिथियम पोटेशियम बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, सीसा। ठीक, उसके बाद इधर लिखते हैं हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना, उसके बाद प्लेटिनियम। देखिए सबसे अगर पूछा जाए अभिक्रियाशील तत्व कौन है तो ये सबसे ज़्यादा लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद अल्मुनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा, उसके बाद निकेल, उसके बाद टीन, उसके बाद सीसा, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद पारा, उसके बाद चांदी, सोना, प्लेटिनियम। तो धीरे धीरे इधर से इधर क्या हो रहा है? अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में लिखे। किस में लिखे? अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में। ऊपर से नीचे आएंगे क्या हो जाएगा? अभिक्रियाशीलता क्या होगा? घटेगा इसका। तो क्या लिखेंगे? अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में। अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक, अगर आपको ये टेबल याद है, अगर क्या है आपको टेबल याद है तो आप विस्थापन अभिक्रिया को आसानी से समझ जाइएगा। ठीक, एग्जांपल लेते हैं हम, उसी समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। जैसे देखिए Zn प्लस FeSO4, Zn प्लस FeSO4। देखिए Zn है, Zn कहाँ पे है? जिंक यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे लोहा है, लोहा कहाँ है? नीचे। इसका मतलब क्या? इस दोनों में ताकतवर कौन ज़्यादा है? जिंक ऊपर में है, इसका मतलब जिंक ज़्यादा ताकतवर है। लोहा नीचे है, इसका मतलब लोहा क्या है? कम ताकतवर है जिंक की तुलना में। तो जिंक ज़्यादा ताकतवर है, अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, ये कम है, तो जिंक क्या करेगा? इसको विस्थापित कर देगा। क्या करेगा? इसको विस्थापित कर देगा। ये शक्तिशाली आदमी है, ये कमजोर आदमी को विस्थापित कर देगा, भगा देगा वहाँ से, और ये भगा करके खुद उसके जगह पे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो देखिए जिंक भगाएगा किसको? Fe को। क्यों भगा पाएगा? क्योंकि जिंक ज़्यादा ताकतवर है, किससे? लोहा से। जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, किससे? लोहा से। तो जिंक क्या करेगा? लोहा को विस्थापित कर देगा, भगा देगा, और जिंक उसके स्थान पे जाकर के क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। ऐसे देखिए Zn बैठ गया किसके स्थान पे? लोहा के स्थान पे। लोहा किस पे बैठा था? SO4 पे, और बेचारा Fe को दूर में भगा दिया। Fe देखिए इसमें हुआ क्या? ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व था, लोहा से क्या था? ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व था। ये क्या किया? इसको लोहा को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया में कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम विक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा में? इधर इसको मिटाते पहले। विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अभिक्रियाशील तत्व, अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर
विस्थापित 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 कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस एग्जांपल में देखें कि जिंक था प्लस फेरस सल्फेट था, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। तो जिंक क्या किया, Fe को विस्थापित कर दिया। क्यों विस्थापित कर पाया, क्योंकि जिंक ज्यादा ताकतवर है, किससे, लोहा से। इसीलिए लोहा को क्या कर, क्योंकि जिंक ऊपर में है, लोहा नीचे में, इसका मतलब जो ऊपर में रहता है उसको ताकतवर अधिक होगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा वो, और नीचे जो रहेगा वो कम अभिक्रियाशील तत्व होगा। तो जिंक ज्यादा ताकतवर है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए क्या क्या करेगा, लोहा को विस्थापित कर देगा। वही लोहा को यहाँ पर से क्या किया, भगा दिया, विस्थापित कर दिया, और उसके जगह पे क्या हो गया, ये बैठ गया। तो अब SO4 के जगह पे कौन चले गया, ये जिंक, और यहाँ से लोहा को क्या कर दिया, भगा दिया। अच्छा, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, सल्फेट। ठीक। अच्छा, ये ही याद करना आपको मेनली, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, सीसा। उसके बाद और भी है, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। मतलब इससे कम कौन है, ये सब है। ठीक। तो अगर हाँ, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है आपसे बिहार बोर्ड कि बताइए 4 ठो ऑप्शन दे दिया गया, जैसे मैग्नीशियम दे दिया, अल्युमिनियम दे दिया गया, जिंक दे दिया गया, तो और लोहा दिया गया। आपसे पूछा जाएगा बताइए कि इन चारों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो आपको अगर टेबल याद रहेगा कि नहीं, सबसे ऊपर में कौन आ रहा है, Mg, सबसे ऊपर में कौन आ रहा है, Mg। इसका मतलब Mg क्या होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा, सबसे क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सक्रियता श्रेणी में जो श्रेणी है, इसमें Mg क्या सबसे ऊपर में है। ठीक। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया का। और हाँ, समय परिभाषा तो याद होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए परिभाषा याद, किसी अधिक अभिक्रियाशीलता तो अपने से कम क्रियाशीलता को क्या करेगा, विस्थापित करके उसका क्या कर देगा, स्थान ग्रहण कर लेगा, उसको विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। विस्थापित कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक। एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए Mg प्लस CuSO4, CuSO4। अब देखिए इसको, अगला क्या एग्जांपल लिए, Mg प्लस CuSO4। तो देखिए, तो इसमें ताकतवर कौन है, Mg है कि Cu है, Mg Mg Mg, यहाँ पे Mg है, उसके बाद Cu कहाँ पे है, Cu तो यहाँ पे है, Mg तो बहुत ऊपर में, Cu तो इसके नीचे है, बहुत नीचे, ये चीज़ यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे जगह नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख दिए। देखिए Mg कितना ऊपर में है और Cu कितना नीचे है, तो ये तो इसको गदनेगा, पहली बात नहीं, ये तो बहुत ताकतवर आ गया, इसके सामने तो ये कमजोर है, तो एक के बार में इसको दे थप्पड़ देगा और भगाएगा यहाँ से। तो क्या हो गया, और हाँ, विस्थापित तो करेगा और साथ ही साथ उसके जगह पे बैठेगा ही बैठेगा। ये Mg क्या किया, इसको दिया मतलब उसको विस्थापित कर दिया। ठीक। और उसकी जगह पे क्या हो गया, बैठ गया, Mg बैठ गया किसकी जगह पे, कॉपर की जगह पे SO4, और उसको भेज दिया कोना में कौन जाएगा आपकी बार, Cu। ठीक। तो यहाँ पे भी क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, याद हो गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए आप इसको। ठीक।